आज शुरुआती टिक्स तो ठीक है। अब एक बार आपको मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता दूं, ये करीब 1% ऊपर आ चुका है। 35,413 का स्तर आपको इस समय देखने को मिल रहा होगा। और आज शुरुआत में कुछ बैंकिंग स्टॉक्स ने बाजार के मूड को शुरुआत में ही ठीक कर दिया। आज हमारे साथ इस साल के आखिरी दिन 2021, जो कि काफ़ी उथल पुथल वाला रहा, फर्स्ट ग्लोबल की देवेना मेहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका करते हैं स्वागत। देवेना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो 18 ऑफ स्वदेश को समय देने के लिए, और आपको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें, और आपका जो ज्ञान है वो हमको भी मिलता रहे। अच्छा देवना मैम, 2021 के अंदर जो साल था, जो रिटर्न्स था, वो थोड़ा एब्सोल्यूट टर्म्स पे अगर आप देखेंगे ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। 2022 को आप कैसे देखते हैं? क्या चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, और इन द टर्म्स ऑफ अ रिटर्न वो कैसे मिल सकते हैं? आप लोगों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके दर्शकों को भी। थैंक यू। सभी स्वस्थ रहे। अभी फिर ये सब बढ़ रहा है, हाँ जी। जो कि अच्छी बात नहीं है। जहां तक 2021 की बात है, आप बाजार को देखें तो हाँ, रिटर्न अच्छा था। आई थिंक निफ्टी 23-24% अप, और NSE 500 29% अप था। तो अभी तक तो ये तो अच्छे नंबर हैं। जहां तक हमारे PMS स्कीम की का सवाल है, वो 55% अप है। तो हमारे लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा रहा। और दूसरी जो अच्छी बात रही इस साल की, हम लोगों ने छोटे निवेशकों के लिए भी स्मॉल केस पर प्रोडक्ट लॉन्च किया। सो पहली बार रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी हम कुछ लेके आ पाए। तो वो तो गए साल की बात है। एक चीज और, जो अगर आप रिलेटिव बेसिस पे देखें तो भारत का बाजार बहुत साल वर्षों के बाद इस बार टॉप 5-6 बाजार में आया। इससे पहले आप 4-5 साल देखें तो भारत का नंबर होता था 19 से लेके 25 के बीच में। किसी साल 21, किसी साल 24, इस तरह का नंबर आता था। तो इस बार आपकी बात ठीक है कि रिटर्न अधिक आए। लेकिन अब ये चीज भी है कि आप इस प्रश्न के पीछे यूजुअली होता है कि आगे क्या एकदम क्रैश आने वाला है। तो उसके लिए आप थोड़ा अगर लंबा समय देखें तो 2010 से 2020 का जो समय था वो भारतीय बाजारों के लिए अच्छा नहीं था। आपकी कंपाउंडिंग खाली 8-8.5% हुई। जो लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में जिन्होंने निवेश किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि आपको फिक्स डिपॉजिट रिटर्न भी नहीं मिल पाए। तो उस हिसाब से देखें तो ये बात ठीक है कि करीब 1.5-2 साल अच्छा रहा है। पर अगर आप 10-12 साल का व्यू ले तो अभी भी हमारा बाजार ट्रेंड लाइन से काफी नीचे है। तो जो बड़ा क्रैश नॉर्मली आता है वो होता है जब आप ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर चले गए, जो आपका औसत रिटर्न है उससे बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। तो वो बात नहीं है। आपको ऑफ कोर्स सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप 2021 में भी देखें, आप स्टॉक्स की बात तो जाने दें, लेकिन सेक्टोरली भी देखें तो बहुत डिस्पर्जन था। आप देखें तो FMCG इंडेक्स खाली 8-9% अप है। आप बैंक्स, जो कि बड़ा एक तो वेटेज है लोगों के पोर्टफोलियो में भी और इंडेक्स में भी, उसमें बढ़त खाली 11-12% थी। तो और वो और 2020 में भी बैंक इंडेक्स जो था वो एक अकेला मेरे ख्याल सेक्टोरल इंडेक्स था जो नेगेटिव में था। तो 2 साल काफी बड़ा तो अंडर परफॉर्म रहा। दूसरी तरफ आप देखें तो IT है, कैपिटल गुड्स है, मेटल्स है, कुछ और कमोडिटीज और पावर, ये सब में आपको 50, 55, 60% से भी ज्यादा सेक्टोरली अप रहे। मैं स्टॉक्स की नहीं, मैं सेक्टर की बात कर रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा चयन ध्यान से करना पड़ेगा कि आप कौन से सेक्टर में हैं, कौन से कंपनीज में हैं। और अगर आप बड़ा थीम 2022 के लिए जानना चाहें तो एक तो मुझे मालूम नहीं कि समय मिलेगा ही नहीं कि मैं अपना लॉजिक बताऊं कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रुपये पे दबाव रहेगा। तो आपको एक्सपोर्ट यानी निर्यात वाली कंपनीज या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कंपनीज, वो एक तरफ देखनी चाहिए। एक जो भारतीय सरकार का PLI स्कीम आया है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वो उससे किसको फायदा होगा वो देखना चाहिए। ब्रॉड सेक्टोरल थीम्स में IT हम लोग के लिए बड़ा रीरेटिंग थीम रहा है पिछले 1.5 वर्ष से, वो अभी भी हमको अच्छा लगता है। IT सर्विसेज भी और टेक्नोलॉजी में कुछ और सेगमेंट्स भी। ज्यादा सेलेक्टिवली अब ये जो दोनों एक्सपोर्ट और PLI वाली मैंने बात की, उसमें आपको देखना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स में काफी कुछ कंपनियां अच्छी लगती हैं।
और थोड़ा ज्यादा सेलेक्टिवली अगर देखें तो टेलीकॉम, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, इन सब में कुछ कुछ कंपनियां अच्छी लगती हैं। तो ये ब्रॉड अभी के लिए थीम है, लेकिन मैं कभी भी एक साल का प्रिडिक्शन ना निफ्टी का कभी मैंने किया है, ना जरूरी है कि ये सेक्टोरल जो मैं अभी बोल रही हूँ वो साल भर के लिए हो। अभी ऐसा प्रतीत होता है, हम लोग ये चीज को हमेशा देखते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे कि क्या बदल रहा है, और पिछले 1.5-2 साल में बहुत कुछ बहुत बार बदला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज ड्रिवन भी मार्केट रही है, कभी वायरस का, कभी वैक्सीन का, और अब ये मैक्रो का भी अब एक बार आ गया है कि सेंट्रल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगा, फेड क्या करेगा, ये सब चीज भी आ गई है, जो कि नॉर्मली उतना ज्यादा आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से स्पेशली 2022 में वो सब चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। राइट, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग नवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साल के आखिरी इंटरव्यूज में से बड़े नामों में से एक आपका भी हमारे लिए नाम शामिल रहेगा। आज साल के आखिरी दिन आपसे सारी आउटलुक पर 2022 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होंगे उस पर आपका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए। आपने कई सारे सेक्टर्स की यहाँ बात की, एक आपसे बात पूछना चाहेंगे कि कमोडिटी स्पेस आप किस तरह से पैन आउट होते हुए देखते हैं 2022 में। हमने देखा कि एक परफॉर्मिंग सेक्टर रहा, लेकिन सेकेंड हाफ में कमोडिटी के प्राइस थोड़े कूल ऑफ भी हुए। आपको क्या लगता है अगले साल यानी अब 2022 में किस तरह की कमोडिटी प्राइसेस रहने की उम्मीद है? उससे जाहिर तौर पर किन सेक्टर्स को फर्क पड़ेगा? डायरेक्ट कमोडिटी प्राइसेस से तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन इस फैक्टर को देखते हुए क्या नजरिया होना चाहिए? ऑलराइट, एक बार फिर से हम थोड़ा सा बाजार में नजर डालते हैं। आई थिंक देवीना इज नॉट एबल टू हियर आवर वॉइस, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट पर अगर एक नजर फिर से डालें तो जो हमने बढ़त थी वो बढ़ती हुई देखी है। 17,200 के पास खुले हम, अब हम कंफर्टेबली 17,300 के पार है। 140 पॉइंट की बढ़त आपको दिख रही है, तो क्लियरली बाजार आज आखिरी दिन पे एक अच्छा साइंस छोड़ के जाना चाहता है 2021 के लिए, ऐसा लगता है। बैंक निफ्टी की आप बात करें, वहां 500 अंकों की बढ़त दिखाई दे रही है। जो पिछले 15-20 मिनटों में तेजी आई है, जिसकी वजह से ये तेजी बढ़ी है, उसमें बैंकिंग काउंटर्स को क्लियरली हमें यहाँ बात करनी होगी। चलिए देवीना जी एक बार फिर से हमसे जुड़ गई हैं। देवीना जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, शायद टेक्निकल रीजंस के कारण आप तो आवाज नहीं आ पाई। आई जस्ट रिपीट माय क्वेश्चन कि आपने बहुत सारे सेक्टर्स पर आउटलुक अपनी शेयर की, एंड वी वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप हमें थोड़ी गाइडेंस कमोडिटी प्राइजेस को लेकर भी दें कि 2022 में कैसे देखते हैं आप कमोडिटी प्राइजेस। एक फर्स्ट हाफ में काफी शूटअप हुए और सेकेंड हाफ में कूल ऑफ भी हुए, अब 22 में किस तरह का सिनेरियो रहने की उम्मीद है? हाँ, कमोडिटी प्राइसेस के बारे में आपकी बात ठीक है, और हम लोगों ने अपने निवेशकों के लिए वो खरीदा भी और उसको बाद में साल में कम भी कर दिया। अभी कमोडिटी प्राइसेस में भी जहां तक ये रुपये पे अगर दबाव आता है तो डॉलर प्राइसेस नहीं भी ऊपर आए तो भी कमोडिटीज के लिए अच्छा हो सकता है, वो एक चीज है। दूसरा चीज है कि अभी यूरोप में पावर का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, तो उसके कारण और भी यूरोप में ही नहीं और भी बहुत जगह एनर्जी और पावर कॉस्ट बढ़ गया है, तो उससे एल्यूमिनियम पे भी एक तरह से तो उनके लिए कुछ जगह तो पावर कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि वो एल्यूमिनियम प्राइस से भी ज्यादा हो गया है, तो वो एक अलग फैक्टर हो सकता है। पर जो बड़ा मूव था कमोडिटीज का वो हमारे हिसाब से 2020-21 में हो गया है, तो अभी हम लोग उतना ज्यादा बुलिश नहीं है कमोडिटीज पर ये फैक्टर्स हैं जिसको देखना। एक जैसे मैंने कहा रूपी डेप्रिसिएशन, दूसरा ये पावर के कारण कुछ मेटल्स में क्या होता है बाहर और अपने यहाँ, वो देखने वाली बात है। अभी हम लोग को फिलहाल ये वाले सेक्टर्स और कमोडिटीज भी मतलब मार्केट परफॉर्म टाइप लगता है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी बढ़त की आशा हो, तो अभी फिलहाल ये व्यू है। और अगर आप चाहें तो मैं बता सकती हूँ कि रूपी डेप्रिसिएशन हमको क्यों लगता है, और बिल्कुल हम तो सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, आप बताइए प्लीज प्लीज, हम तो वी आर वेटिंग।
तो मैं आपके निवेशकों को ये बता दूं, मैक्रो का बहुत सारा चीजों के बारे में आप अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल ढंग से बताती हूँ कि आप अगर सरकार है या सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है या फेड है, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ ज्यादा हो, बेरोजगारी कम हो, ब्याज दरें कम रहे, इन्फ्लेशन कम रहे और आपकी करेंसी भी स्ट्रांग रहे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास जो भी साधन है इनको मैनेज करने हैं, उसमें आप ये पांचों जो आपके लक्ष्य हैं वो आप पूरे नहीं कर सकते। तो वो आप अगर कुछ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ और दूसरे साइड से पटरी से उतर जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो अभी आरबीआई ने ये स्टांस लिया है कि ग्रोथ हमारी अच्छी नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, और स्पेशली आप बिलो द अपर टियर देखें तो इसलिए अभी ब्याज दरों को कम रखने की जरूरत है, जबकि हमारा इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है जितना शायद 2 दशकों में नहीं था। स्पेशली होलसेल प्राइस इंडेक्स पे अभी वो आपको दबाव नजर आ रहा है। वो अब कहाँ तक सेंट्रल कंज्यूमर प्राइस पे आता है वो देखना पड़ेगा। तो वो एक आपने डिसीजन लिया कि हमें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना है, लेकिन अभी यहाँ के निवेशक सोचते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं और सारी दुनिया भी नहीं बढ़ा रही, क्योंकि हमारी दुनिया का दायरा होता है इंडिया और यूएस की। फेड ने भी नहीं बढ़ाया, अभी हमने भी नहीं बढ़ाया। लेकिन अब बाकी जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां देखें तो ब्याज की दरें बहुत बार बढ़ा दी गई हैं, 1-2 नहीं, कई कंट्रीज में तो 4-5-6 बार भी। तो आप ब्राजील से लेके रशिया तक देखें तो बहुत जगह इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं। तो एक तरह से इमर्जिंग मार्केट्स में अब इंडिया ने नहीं चेंज किया, बहुत लोगों ने बढ़ा दिया, तो ये आपके लिए एक तरह से नेगेटिव हो गया करेंसी के लिए। तो ये दोनों कारणों से आपकी करेंसी पे दबाव आ सकता है। और तीसरी बात ये है कि आप अगर रुपये के अभी चार्ट देखें 1-2 साल नहीं, लंबे समय के लिए, तो आप देखेंगे कि जनरली जो होता है रुपया एक साल में 2-3-4% या तो कम होता है, या कुछ साल एक बैंड में रह के फिर सडनली कम हो जाता है। तो वो अभी अपने एक कंसर्न की चीज है कि अब काफी समय से रुपए एक बैंड में है, 73 से लेके 75.5 लेट्स से, और वहां से सडन डेप्रिसिएशन आ सकता है। तो ये ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब कुछ प्रोबेबिलिटी की बात होती है। तो इस चीज का अभी मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है कि ये हो सकता है 2022 में। तो इस चीज से थोड़ा सावधान रहना है, और निवेशकों को शायद अंतरराष्ट्रीय निवेश के बारे में सोचना चाहिए, अगर ऐसा है तो। बिल्कुल देवना मैम, आप बहुत आसानी से सारी चीज़ों को समझा रहे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स मैटर्स को भी। दो ना क्वेश्चंस टिपिकली इन्वेस्टर्स के मन में 2022 में जा रहे हैं, ये 2021 से जा रहे हैं वो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि इस बार फिर से अर्निंग्स कैसे रहेगी, क्योंकि कई बार क्या ना पिछली वाली अर्निंग्स से हम कंपेयर नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय की स्थिति अलग थी। तो इस बार अर्निंग्स में आपको क्या दिखता है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखते हैं? दूसरा, एफआईज क्या भारत में वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, थोड़ा आपका गेस, आपका एनालिसिस, आपकी नॉलेज पे भी चाहिए। ये दो ऐसे क्वेश्चन है 2021 के मेजर क्वेश्चंस हैं जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अधिकतर सेक्टोरली भी और उसके बीच भी कंपनीज का देखना चाहिए, बिकॉज अर्निंग का आप इंडेक्स लेवल पे देखें उसका बहुत अधिक अर्थ नहीं रहता है, क्योंकि वो 1-2 कंपनी 3-4 कंपनी की अर्निंग से स्क्यू हो जाता है। तो आपको, जैसा मैंने कहा कि ये पीएलआई से काफी कंपनीज को फायदा होगा, लेकिन किसको होगा वो आपको देखना पड़ेगा। जनरल थीम में मैंने कहा एक आईटी सर्विसेज कंटिन्यू करने वाला है, और कैपिटल गुड्स अच्छा लग रहा है, क्योंकि दोनों में मतलब आईटी में आपका अर्निंग्स प्रिडिक्टेबल है लिटिल, इसमें आपका अभी सिक्लिकली अब काफी समय इतना अच्छा नहीं रहा और 2021 से वो सेक्टर अच्छा करने लगा। तो आपको काफी सेक्टोरली देखना पड़ेगा। एक तो बड़ा उसका कि पूरा अर्निंग्स का क्या होगा, उससे आपको मतलब अगर आपने कुछ गैस लगाया भी तो उसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। तो हम हमेशा ये चीज सेक्टोरली और कंपनी वाइज ही देखते हैं। और दूसरा चीज जो आपने पूछा कि ये एफआईआई का पैसा आएगा या नहीं, मैं आपके निवेशकों को ये बता दूं, जो दर्शक हैं और निवेशक हैं उनको ये बता दूं कि ये चीज पे आप अपना समय जाया मत करिए।
क्योंकि आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो FIIs का पैसा आया या नहीं आया उससे बाजार को कुछ लेना देना नहीं होता। बात करने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आप जब FIIs के लिए ये मार्केट खुला था, आप शायद बहुत सारे दर्शक उस समय पैदा भी नहीं हुए, और 93-94 की बात है, तो जो 94 से लेके 9 साल का पीरियड था वो शायद भारतीय बाजारों के लिए सबसे खराब पीरियड था जिसमें कुछ नहीं हुआ। जबकि वो उस समय एक नया स्रोत आया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए और उससे कुछ भी नहीं हुआ बाजार को। बाजार जो चला था वो FII पैसा आने के पहले चला था। तो ये, और इवन आप मंथ टू मंथ भी देखें, और ये उस समय की बात है जब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी नहीं थी, रिटेल इन्वेस्टर्स भी उतने नहीं थे, तो ऐसा भी नहीं कि कोई और कहीं और किसी और स्रोत से पैसा आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो अभी आप उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करिए। और अब तो खैर वैसे भी FIIs का उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं रह गया, उतना महत्व भी नहीं रह गया है। अभी रिटेल पैसा भी काफी आता है बाजार में, बहुत सारे रिटेल निवेशक बढ़ गए हैं, तो और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी अब बहुत बड़ी हो गई है। और FII का पैसा आता नहीं आता उसमें बहुत सारे और उनके अपने डिसीजंस होते हैं। अगर आप वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखें तो अभी भी 2022 के लिए हमको इंडिया आउट परफॉर्मिंग मार्केट लगती है। तो इस साल भी हमको लगता है कि कुछ और बाजारों के साथ इंडिया भी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से बेहतर करेगा। अभी ऐसा लगता है। अब हो सकता है 6 महीने बाद कुछ और भी हो, पर अभी तो ऐसा लगता है। ठीक है, बिल्कुल देवीना जी, एक्चुअली आपने बहुत अच्छे से ये समझाया पॉइंट, क्योंकि क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर जब ये बार बार खबरें पढ़ता है, सुनता है, टीवी पे देखता है कि FIIs की पार्टिसिपेशन कम है, FIIs की सेलिंग हो रही है, तो मे बी वहाँ थोड़ा सा कॉशियसनेस हो जाती है। लेकिन आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। अगर आप इस साल को ही देखें तो FIIs की सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन से फरवरी मार्च में थी, उसके बाद से दे आर नेट सेलर्स, या फिर अगर बाइंग है तो बहुत ही कम आएंगे। इनफैक्ट DIs ने पूरी तरह से उन्हें आउटशाइन किया और निगेट किया उनके सेलिंग एक्शन को। लेकिन एक कंसर्न जो बार बार शायद इतना बड़ा कंसर्न ना हो, इनफैक्ट आप बताएं कि ये कितना बड़ा है और कितना बड़ा नहीं है, क्योंकि बार बार बात ये की जा रही थी कि जब तक बॉन्ड बाइंग US में ऑन रहेगी, एक इजी मनी, जो एक अच्छी खासी लिक्विडिटी है वो बाजारों में बनी है, जस्ट लाइक अ टैप ओपन हुई है। लेकिन अब जब टैप बंद होते जा रही है, जब इस टेपरिंग का समय आते जा रहा है, तो आप मानते हैं कि थोड़ा बहुत तो इजी मनी जो आराम से इंडियन मार्केट्स में आ रहा था, वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगी। नो डाउट्स अबाउट दैट कि फंडामेंटली हमारे इंडिकेटर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि DIs बाइंग कर लेंगे और निगेट हो जाएगा FIIs का एक्शन। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन कम रह सकती है FIIs की 22 में। डू यू थिंक सो? हाँ, हो सकता है। I mean, अभी तो वो इंडिया में नहीं, वहां का इस साल मैक्रो इंडिकेटर्स का महत्व शायद नॉर्मल सालों से ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये साल में इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, और सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंक से क्या स्टैंड रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी पे और ब्याज दरों पर, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो हो सकता है, बट जैसा कि मैंने कहा उस पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जिस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए वो आप देखिए कि कौन सा सेक्टर, कौन सा कंपनी, और सबसे ज्यादा ये चीज, क्योंकि नया साल आ रहा है, मैं लोगों को ये एक सलाह दूंगी कि आप अपना पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा, यस आई कैन हियर यू, वो आप थोड़ा व्यवस्थित ढंग से करिए, कि ऐसा नहीं कि हैफर्डली किसी ने एक टिप दी, आपने कुछ लिया, कहीं से कुछ सुना, कुछ लिया। आप पूरा पोर्टफोलियो अपना देखिए और उसको ऑर्गेनाइज करिए। और अब तो काफी सर्विसेज हैं जो आपके, अगर निवेश का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है तब भी आपको ये चीज करके दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, फिर से अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं 2022 में भी आपसे जल्दी ही मुलाकात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और 2022 की बहुत शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू। आपके दर्शकों को भी और आप दोनों को भी थैंक यू वेरी मच मैम। तो देवीना मेहरा थी हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल से, और बता रही थी कि हाँ 2022 भी भारतीय बाजारों के लिए ठीक रहेगा। FIIs पे उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दे दिया कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, DIs में बहुत दम है। खैर बाजार अपना दम दिखा रहा है, लेकिन आज असली मानों में जिसने हैरान किया, या फिर बोलेंगे लास्ट टाइम पे जिसको कैचअप रैली कहते हैं कि इंडेक्स के हिसाब से, वो था आज बैंक निफ्टी। बैंक